ई न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ करण अत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि 2024 में एमपी के इलेक्शन के कैंडिडेट भी थे। इनके द्वारा हम बातचीत के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे कि किस वजह से इन्होंने इनकी पॉलिटिक्स में रुचि रही, क्या वजह रही। सर जी नमस्कार और आदाब, सत श्री अकाल। और आज क्रिसमस भी है। मैं सबको, पूरे देशवासियों को और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाम की तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से मैं सबको क्रिसमस की बधाई देता हूं। तो जो आपके सवाल हैं वो तो जायज़ आपके बनते हैं कि हमने जो शुरुआत की थी पॉलिटिक्स में वो की थी 2018 के बीच में। जब मैंने शुरुआत की थी तो उस टाइम हमने आम आदमी पार्टी का साथ लेके चले थे। आम आदमी पार्टी को हमने बढ़ चढ़ के जहाँ पे काम किया, लोगों के बीच में गए, अपना जनाधार बढ़ाया और पब्लिक को बताया कि काम अगर करने हैं तो एक पॉलिसी होती है, एक लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, डोर टू डोर जाना पड़ता है। उसमें हमने बहुत सारी मेहनत की। तो उसी के चलते जब 2024 का चुनाव आया, पार्लियामेंट का भी आया, तो जब पार्लियामेंट का चुनाव आया तो उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने वहां चुनाव नहीं लड़े। उसके बाद असेंबली का चुनाव हुआ, उन लोगों ने असेंबली के चुनाव भी नहीं लड़े जी। जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो जब उन्होंने बोला हमने नहीं लड़ा, तो एक कोई भी एक पहलवान होता वो दंगल के लिए तैयार हुआ होता है, उसको पता है मैंने जोर अजमाना, तो वो दंगल में जाके जोर अजमाता है अपना जोर। तो मैंने फिर उस टाइम पार्लियामेंट की इलेक्शन 2024 जो अप्रैल में हुई थी उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैंने काफी अच्छा बोल लिया उसमें और लोगों के साथ 18 असेंबलियों में मैं घूमा और जम्मू 5 पार्लियामेंट सीट के ऊपर मैंने इलेक्शन को पार्टिसिपेट किया था जी। सर ये पहले आपने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट रहे, उसके बाद आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, इसमें कोई मजबूरी रही या क्या वजह थी? देखिए बिल्कुल आपका सही सवाल है। देखिए मजबूरी उसके लिए होती है जो खुद कामयाब ना हो। मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन पार्टी की क्या मजबूरी बन चुकी, जो जम्मू में इन लोगों ने 90 सीटों के लिए दावेदारी रखी आम आदमी पार्टी ने। जब इलेक्शन पार्टिसिपेट करने का वक्त आया इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। इन्होंने 7 सीटों के ऊपर, जो श्रीनगर में थी और एक डोडा की सीट थी जो मराई मलिक जो आज भी जीता हुआ है, लेकिन बाकी सीटों के लिए इन्होंने बोला आप तैयारी कर लो और हम आपको इलेक्शन पार्टिसिपेट करवाएंगे। जब असेंबली की तैयारी करके बैठा हुआ, उसका जब नॉमिनेशन भरने की बारी आती है, जब उसमें देखा हमने कि इन लोगों ने हाथ ही खड़े कर दिए हैं, तो फिर मैंने कहा कि मैं इसके साथ नहीं चलूंगा। फिर असेंबली चुनाव होने से पहले फिर हमने प्रण लिया कि हमने एनसी पार्टी में चले जाते हैं और एनसी पार्टी को जम्मू की जमहूरियत और जो इसकी कहीं ना कहीं जम्मू की आवाम के लिए जो हित की बात है वहां पे हम चलते हैं। बहुत ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी और उमर साहब और फरूक साहब, उनकी देन की वजह से आज हमने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हाथ थामा है, तो आज आपके सामने जो एक चेहरा बन के बैठा हूं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही जी। सर बात रहेगी कि कठुआ, सांबा और जम्मू में कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का विधायक नहीं जीता है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी वर्कर्स हैं उनके परेशानियों का समाधान करने के लिए आपकी पार्टी ने कुछ सोचा है? बिल्कुल आपका सही सवाल है कि जैसे आपने बोला कठुआ से लेके, मैं तो लखनपुर बोल देता हूँ, लखनपुर से लेके अगर डिस्ट्रिक्ट सांबा तक का आप बात कर रहे हो, जम्मू तक बात कर रहे हो, वहां पे हमारे अलायंस हुआ था। हमारे अलायंस होने की वजह से कुछ कैंडिडेट जो कांग्रेस के थे उन लोगों को वहां पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और बीजेपुर के जो राजेश पड़गोत्रा जी हैं उन्होंने काफी अच्छा बोल लिया और लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं आज जो जिस ऑफिस में हम बैठे हुए हैं ये राजेश पड़गोत्रा की देन है। और राजेश पड़गोत्रा एक ऐसे धाकड़ नेता माने जाते हैं कि जो स्टेट लेवल के लीडर हैं। तो आज चाहे कोई कठुआ से आ रहा है, लखनपुर से आ रहा है, बसोली से आ रहा है, चाहे हीरानगर से आ रहा है, सांबा से आ रहा है, चाहे तीनों असेंबलियां डिस्ट्रिक्ट सांबा की, वो कहीं ना कहीं पुकार जहां से सुनी जाती है। तो राजेश पड़गोत्रा का जो दफ्तर, हम इसको दफ्तर नहीं मानते, दरबार मानते हैं। तो ये दरबार की देन है कि जो लोग आते हैं उनके काम जहां पे हो रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है जो हमारे पास आया है उसका हम काम ना करेंगे। हमने पहले ही बोला है कि माननीय फरूक साहब और उमर साहब
जो उनकी हमें ड्यूटी जो हमें दी गई है वो हमें कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं दी हुई। हमें उन्होंने बोला कि जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई अपनी फरियाद लेके आता है उसके लिए फौरी तौर पे आपको आगे निकलना है और उसकी बात करके उसकी हेल्प आप लोगों ने करनी है, चाहे किसी भी मकसद में हो, चाहे कोई मेडिकल में प्रॉब्लम आ सकती है, वो में भी आगे कुछ भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं वो हम उसको सॉल्व करते हैं। जी सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में जितनी भी बातें थी, जैसे कि स्टेटहुड हो गया, गैस सिलेंडर वगैरह, जितनी भी बातें थी वो कब तक पूरी होंगी? जैसे कि अभी स्टेटहुड की बात करें, वो असेंबली में तो पास करके भेज दी, मेमोरेंडम पास करके दिल्ली में भेज दिया, तो वो अभी उस प्रोसेस का कोई समझ में नहीं आ रही है कि नेक्स्ट वो कब तक कंप्लीट होंगे। वो दिल्ली के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, जम्मू कश्मीर के विधायक भी कुछ उसमें कार्य करेंगे? देखो, जैसे कहते हैं चोर की गाल में तिनका, ये बात कहीं ना कहीं सच होती है। अब आपने देखा होगा कि जैसे असेंबली के चुनाव, ये असेंबली के चुनाव कोई नहीं करवा सकता था, ये माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ। और मुझे जहां तक लगता है इन लोगों ने ये बोला था, सेंटर की सरकार ने ये बोला था कि जैसे असेंबली के चुनाव होते हैं उसी के साथ आपके स्टेट जहां पे दी जाएगी, लेकिन मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ऐसा ही रह जाएगा, सुपना ही रह जाएगा, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को दोबारा आगे आना ही पड़ेगा, फिर जाके कहीं हमें जम्मू कश्मीर को स्टेट मिल सकती है। अदरवाइज हमारे फरूक साहब तो आपको पता है कि 2-3 बार गए हैं। अब सेंटर की पॉलिसी क्या रहती है स्टेट के लिए? स्टेट की जनता जनार्दन है, अगर अपनी स्टेट के लिए जनता अपना फैसला खुद ना ले सके तो वहां पे डेवलपमेंट के काम रुके रहते हैं जी। तो हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द सेंटर आगे बढ़े और लोगों के फैसले लोगों के हित के लिए आगे आए। जी, ये थे एमपी का चुनाव लड़ने वाले करण अत्री जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो अभी दामन थाम चुके हैं, इनके सुझाव से हमने ई न्यूज़ के माध्यम से हमने आपके साथ बातें साझा करने की कोशिश की। ऐसी मजीद खबरों के साथ जुड़े रहिए ई न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।